हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ इनकम टैक्स एक्ट के बारे में और ये हमारे लेक्चर का पहला टॉपिक होगा। तो हम इसमें पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन और सैलरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट पहली बार कब आया था। तो ये ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था 1860 के अंडर, और हमारे आज़ादी के बाद ये जो एक्ट था ये पास हुआ था कौन से साल में, 1961। आपका ये फर्स्ट एमसीक्यू है जहाँ पे वो पूछ सकते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट को कौन से साल में पास किया गया था। तो आपका आंसर क्या होगा, 1961। अब ये तो था कि हमारा एक्ट पास हुआ है, लेकिन ये इन्फोर्स कब से हुआ है, अब 61 में हुआ है, तो इससे पहले के साल होंगे नहीं। अगर आपके ऑप्शंस में पहले के साल दिए होंगे तो वो गलत हो जाएंगे। और 61 में आया है तो ये जो फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट है उससे स्टार्ट होगा। तो आपका जो सेकंड एमसीक्यू है वो बनेगा आपका कि ये केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1962। ठीक है, आप इसको साथ साथ में रिवाइज करते रहना सो दैट हम जब एमसीक्यूज करेंगे तो आपको तुरंत रिकॉल हो जाए। इनकम टैक्स एक्ट बेसिकली क्या है कि आप इसको पे करते हैं आपकी इनकम के ऊपर। ठीक है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है बिकॉज ये वही लोग पे करते हैं जिनके ऊपर ये लेवी किया जाता है। एक आपका एमसीक्यू ये भी है कि इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है या सर्विस टैक्स है। मैं आपको पढ़ाते वक्त ही बताती जाऊंगी कि क्या क्या इनके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको याद रखने होंगे आपके एग्जाम के लिए। फिर इनकम टैक्स एक्ट ऐसा नहीं है कि आप कितनी भी इनकम अर्न कर रहे हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक लिमिट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर आपकी इनकम उस लिमिट से ज़्यादा होगी तभी आपको वो टैक्स को पे करना पड़ेगा। जैसे कि एट प्रेजेंट वो लिमिट है 2,50,000 की। अगर आपकी लिमिट, आपकी इनकम इस अमाउंट से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, मतलब इनकम टैक्स। ठीक है, फिर हमारे इनकम टैक्स के ऊपर जो लगता है वो हमने देख ही लिया कि वो लॉ आया था 1961 में। अब हम एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला आपका एमसीक्यू वही है कि कौन से साल में इसको पास हुआ था। तो इसको पास किया गया था 61 में। कब से इन्फोर्स हुआ था, 1 अप्रैल 62 से आया था। इनकम टैक्स कौन किस तरह का टैक्स है, तो ये एक डायरेक्ट टैक्स है हमारा। फिर आता है कि इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन सी इनकम को टैक्स किया जाता है। तो वो सारी इनकम जो भी एक पर्सन अर्न कर सकता है उसको 5 तरह के हेड्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है सैलरी हेड, सेकंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड कैपिटल गेन, फोर्थ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फिफ्थ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, तो आपका एक एमसीक्यू ये भी है कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कितने हेड्स होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 5 तरह के जो हेड्स हैं वो होते हैं। फिर ये है कि अब इनकम टैक्स एक्ट तो 61 में बन गया, पर क्या आज तक वही एक्ट चल रहा है? नहीं, जो भी उसमें चेंजेस लाई जाती हैं वो गवर्नमेंट, आप सब बजट का वेट करते हैं, बजट आता है उसमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या छूट दी है, क्या एग्जाम्पशंस है, क्या लिमिट बढ़ाई है। तो बजट में गवर्नमेंट क्या है, वो फाइनेंस एक्ट को इंट्रोड्यूस करती है। तो वहां से हमारे जो भी चेंजेस आती है वो इनकम टैक्स एक्ट में मानी जाती हैं। ठीक है, तो आपका अगर कभी जो क्वेश्चन आएगा इनकम टैक्स में चेंजेस कहाँ से आते हैं, तो वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम टैक्स की स्लैब रेट्स। अच्छा, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 से जो टैक्स पेयर्स हैं उनको गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि वो ओल्ड स्लैब्स और नए स्लैब्स दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। बेसिकली क्या नई चीज़ आई है नए स्लैब में, वो ये है कि जो नया सिस्टम है वहाँ पे इन्होंने इनकम स्लैब्स को रिवाइज कर दिया है और जो रेट्स हैं वो भी कम कर दिए हैं। राइट, पहले जैसे कि हमारी 2.5 लाख से स्लैब शुरू होती थी तो वो 2.5 से 5, 5 से 10, अबव 10 वो कर दिया था, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया 2.5 से 5, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, ऐसे करके इन्होंने बढ़ा दिए हैं। और जो टैक्स के रेट्स हैं वो भी हर स्लैब में कम है। इसके साथ जो नई स्कीम्स है उसमें से कुछ डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है। और जो एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे टैक्स पेयर्स के पास ऑप्शन है कि वो अभी भी टैक्स को जो है पुराने तरीके रिजीम से देना चाहते हैं या फिर नए वाले से। सो इट इज ऑप्शनल फॉर द टैक्स पेयर्स। ठीक है, ये है हमारी स्लैब रेट्स। इसमें सबसे पहले आपने ये देखना है कि 3 तरह के टैक्स पेयर्स का स्लैब बनाया हुआ है। एक है जो बिलो 60 ईयर्स है, दूसरा 60 से 80 के बीच में, और तीसरा 80 के बीच में। तो आपको ये एज लिमिट भी याद रखनी है बिकॉज इसके ऊपर भी एमसीक्यू बन जाता है। जैसे कि सीनियर सिटीजन की एज क्या मानी जाएगी, सुपर सीनियर सिटीजन कौन होंगे।
ठीक है। अच्छा, आप इसमें लिमिट देखिए तो 3 तरह के रेट्स आपको नज़र आ रहे होंगे नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में, 5, 20 और 30% की। लाइक 2.5 लाख तक 5%, उसके बाद 5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 20%, 10 से ऊपर 30%। लेकिन ये एक हमारा है ओल्ड रिजीम में। नए रिजीम में ये हमने जो स्लैब्स है वो बढ़ा दिए हैं और हमने जो टैक्स रेट्स हैं वो हमारे कम कर दिए हैं। ठीक है। इसमें देखिए एक लिखा हुआ रिबेट है अंडर 87A। जैसे कि 87A के ये है कि अगर आपकी जो टैक्स अमाउंट है वो 5 लाख रुपए तक आपको उसके ऊपर छूट मिलेगी, जो कि बनता है 12,500। वो जो छूट है आप 87A के अंडर ले सकते हैं। तो आपको एक एमसीक्यू ये भी है कि रिबेट कौन से सेक्शन में हमको मिलता है। आप और कभी आपका जो फॉर्म 16 आएगा आप उसमें देखेंगे तो उसमें ये रिबेट भी उन्होंने एंटर किया होगा, राइट। अब एमसीक्यू देख लेते हैं। इनकम टैक्स रेट आर फिक्स्ड इन, तो हमने देखा था कि रेट्स कहाँ पे फिक्स होते हैं, फाइनेंस एक्ट के अंडर। देयर आर डैश हेड्स ऑफ इनकम, वो पढ़ा हमने कि 5 तरह की होती हैं हेड्स ऑफ इनकम। पर्सन विद द एज ऑफ डैश और मोर इज कंसिडर्ड एज अ सुपर सीनियर सिटीजन, तो हमने एज देखी थी 80 ईयर्स की होती है, राइट। अच्छा, ये है कि इस बार जो हमारे रिटर्न है, नॉर्मली जो सैलरी पीपल हैं उनके रिटर्न फाइलिंग की डेट आप लोग को याद रखनी है, दैट इज 31 जुलाई। लेकिन इस बार कोविड की वजह से ये डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और वो 30 सितंबर हो गई है 2021 के लिए, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सैलरी इनकम। सबसे पहले सैलरी का क्या मतलब होता है। सैलरी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए और एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि स्पेसिफाई करे इस चीज़ को, तभी हम सैलरी बोलेंगे। अगर आपने कोई शॉपकीपर से सामान लिया, पेमेंट कर दिया, तो वो आप उसको सैलरी नहीं दे रहे हैं, बिकॉज एक तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, ना ही आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, तभी जो भी इनकम आप अर्न करेंगे वो आपके सैलरी के हेड में जाएगा। फिर सैलरी के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, मॉनेटरी पेमेंट और नॉन मॉनेटरी पेमेंट। अब जैसे हमें सैलरी मिलती है तो हमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए ये है कि वो सरकारी घरों में रह सकते हैं, तो वो एक फैसिलिटी है जो कि गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है। तो आपको अगर उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो भी आपकी जो है वो टैक्सेबल मानी जाएगी, ठीक है। फिर आता है कि अब एक्ट है, एक्ट में जो भी चीज़ सेक्शंस में लिखा होगा सिर्फ वही एप्लीकेबल होगा। तो सैलरी का भी एक चार्जिंग सेक्शन है, वह है सेक्शन 15। ये आपको याद रखना है बिकॉज ये एक एमसीक्यू भी बनता है कि सैलरी का चार्जिंग सेक्शन क्या है, तो वो है सेक्शन 15। और ये क्या कहता है कि जो सैलरी है वो टैक्सेबल होगी ड्यू और रिसीव बेसिस के ऊपर, ठीक है। मतलब जैसे हमारी जो सैलरी है वो ड्यू होती है लास्ट मंथ में और वो रिसीव भी उसी दिन हो जाती है। लेकिन हमें मालूम है कि हमारी जो सैलरी है वो मार्च मंथ की, वो ड्यू तो मार्च में होती है लेकिन वो हमें मिलती है अप्रैल में है। रिसीव लेट हुई है, ड्यू पहले हो गई है, तो जिस महीने में ड्यू हुई है हम उसी महीने का उसको मानेंगे फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हम ये नहीं कह सकते कि हमें सैलरी नहीं मिली है तो हम उसे उस फाइनेंशियल ईयर में नहीं डालेंगे, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। और अगर आपको कोई एरियर भी मिलता है तो वो भी टैक्सेबल है, जैसे कि हमें डीए का एरियर है वो मिलता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आपने लेट डिक्लेयर किया उसका पैसा मिला है हम उसका टैक्स नहीं देंगे, या वो पुराने फाइनेंशियल ईयर का था। आपको कुछ भी एरियर मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। हाँ, आपको उस एरियर के ऊपर गवर्नमेंट एक बेनिफिट देती है, आपको रिलीफ मिलता है, इसका जो सेक्शन है वो है 89(1). तो एक एमसीक्यू आपका ये भी है कि एरियर के ऊपर जो रिलीफ है वो कौन से सेक्शन के अंडर मिलता है, वो है 89(1). तो आपका एक एमसीक्यू ये हो गया और एक एमसीक्यू आपका ये हो गया। फिर नेक्स्ट है आपका कि सैलरी एज अ टर्म कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो वो है सेक्शन 17(1). अगेन ये आपका एक एमसीक्यू है कि सैलरी को कहाँ डिफाइन किया गया है, किस सेक्शन में। इसमें आप चार्जिंग सेक्शन के साथ में मत वो होना कंफ्यूज होना, बिकॉज चार्जिंग सेक्शन बताता है चार्जेबिलिटी, सैलरी को कब चार्ज किया जाएगा, तो इनकम टैक्स ड्यू बेसिस के ऊपर, रिसीट बेसिस के ऊपर। पर सैलरी खुद क्या होती है वो बताया गया है सेक्शन 17(1) के अंडर। अब हम इसको देखते हैं। बेसिस ऑफ सैलरी का वही है हमारा कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए और एडवांस सैलरी और जो एडवांस पे मिल रहा है, एरिया भी मिल रहे हैं, दोनों के ऊपर टैक्स लगेगा आपका। अब सैलरी एज अ होल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये आप टेबल को अच्छे से याद कर लेना बिकॉज ये आपको आगे रिकॉल करने में बहुत काम आएगा। सबसे पहले सैलरी एज अ टर्म हमने अभी देखा था कि वो डिफाइन किया गया है 17(1) के अंडर।
सैलरी का मतलब क्या है, ठीक है। उसके बाद कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं जो आपके कुछ खर्चे हैं उनको मीट करने के लिए होता है। इसका सेक्शन आपको याद रखना है। परक्विजिट्स, आपको कुछ बेनिफिट्स अगर आपको एम्प्लॉयर देता है आपकी पोजीशन की वजह से तो उसको हम बोलते हैं परक्विजिट्स या फिर पर्क्स। जैसे कि आपको घर दे दिया, आपको गाड़ी दे दिया, आपको फोन दे दिया, तो ये सैलरी तो नहीं है ना, आपको मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हो रहा है, पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इसको पर्क्स बोलते हैं। और जो इसका सेक्शन है दैट इज 72। और लास्ट है आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, जहाँ पे आपको सैलरी नहीं मिल रही है लेकिन आपको एम्प्लॉयर से किसी और तरह की पेमेंट्स मिल रही हैं, वो सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। और जो इसका सेक्शन है 17(3) है। सो बेसिकली सैलरी के अंडर 17(1), वर्क 17(2), प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी 17(3) के अंडर है, और अलाउंसेस 17(3)(2) है। ठीक है, इन सबको जोड़ोगे आपका तो आपकी जो है ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। आप कभी अपना फॉर्म 16 देखेंगे या फिर कैलकुलेशन शीट देखेंगे जो कि हमारा वही सेक्शन प्रोवाइड करता है, तो आप वहां से देख सकते हैं। फिर आप इसमें से माइनस करते हैं कुछ डिडक्शंस। यहाँ पे एक और चीज आएगी दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि हमारे 2-3 सालों से मिल रही है। और एट प्रेजेंट जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है दैट इज ऑफ ₹50,000। ठीक है, फर्स्ट डिडक्शन सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन की मिल रही है। दूसरा, अगर आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो उसकी डिडक्शन मिल रही है। और या फिर प्रोफेशनल टैक्स या फिर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जिसको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लगाती है, उसकी भी डिडक्शन मिलती है। यहाँ पे भी आपको इनके सेक्शंस को याद रखना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो सेक्शन है वो 16(IA) है। इसका एंटरटेनमेंट अलाउंस 2 है और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट जो है वो 3 है। ठीक है, तो आपको ये एमसीक्यूज यहाँ से भी बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 17(1) के अंडर अब क्या क्या आता है। सबसे पहले सैलरीज का ही मतलब क्या है। सैलरीज का मतलब है कोई आपको वेजेस मिल रही है, आपको पेंशन मिल रही है, ग्रेच्युटी मिल रही है, कुछ भी आपको कमीशन मिल रहा है सैलरी के अलावा, आपको सैलरी एडवांस में मिल गई है, आपको लीव इनकैशमेंट मिल रही है। जो एम्प्लॉयर है आपके पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है 12% से ज्यादा, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पेंशन स्कीम में सीसीडी के अंडर, तो वो भी सैलरी का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो 17(1) के अंदर ये 8 चीजें जो है वो आती हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे डिटेल में देखते हैं। पहला हमने देखा वेजेस, जो भी आपको वेजेस मिल रही है आपने जो भी सर्विसेज रेंडर की है वो। टैक्सेबिलिटी ऑफ एन्युटी, मतलब एन्युटी का मतलब होता है कि जो आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आप पैसा रिसीव कर रहे हो, अगर आप पास्ट एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हो तो उसको बोलते हैं प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी बेसिकली। ठीक है, आपको प्रेजेंट एम्प्लॉयर कुछ भी आपको पैसा दे रहा है, रेगुलर वे में दे रहा है, वो सैलरी है। अगर पास्ट एम्प्लॉयर है तो वो प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है, जो कि हमने 17(3) के अंदर पढ़ा था। और कोई भी आपको रेगुलर अमाउंट मिल रहा है किसी पर्सन से जो कि एम्प्लॉयर नहीं है, तो वो जो आपका फिक्स्ड हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज उसके अंडर चार्जेबल होता है। ठीक है, और जितनी भी एन्युटीज हैं सभी के सभी चार्जेबल है, इसकी कोई छूट नहीं है। राइट। थर्ड था हमारा टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन। पेंशन मतलब क्या है, जो भी आपको कोई पीरियोडिक पेमेंट मिल रही है आपके एम्प्लॉयर से फॉर अ पास्ट सर्विसेज, रिटायरमेंट के बाद आपको कोई भी आपका एम्प्लॉयर अगर पीरियोडिक पेमेंट कर रहा है तो उसको हम पेंशन बोलते हैं। अब ये जो पेंशन होती है ये 2 तरह की होती है, एक होती है अनकम्यूटेड, एक होती है कम्यूटेड। अनकम्यूटेड पेंशन मतलब जो आपको रेगुलरली मिल रही है पीरियोडिकली, जैसे कि मंथली पेंशन किसी को 500 रुपए की, किसी को 5,000 लगी होगी, तो इसको बोलते हैं अनकम्यूटेड। और ये फुल्ली टैक्सेबल है। यहाँ पे आप कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है या प्राइवेट को मिल रहा है, दोनों के लिए ही ये टैक्सेबल है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपने टोटल पेंशन अमाउंट का कुछ परसेंट एक साथ ही विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन, मतलब कि आप लमसम अमाउंट ले रहे हैं। ठीक है, तो कम्यूटेड, अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय पेंशन को कम्यूट करवा रहा है, तो जैसे कि उसको 10 लाख रुपए पेंशन के मिल गए, उसने एक साथ निकालिए, तो उसके ऊपर उसको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन बाकी केसेस में उनको कुछ एग्जेम्पशंस के साथ टैक्स जो है वो देने पड़ेंगे। ठीक है, एक इसमें आपको सेक्शन ध्यान में रखना है कि जो पेंशन की जो छूट है वो मिलती है सेक्शन 10(10)(A) के अंडर। ठीक है, अब हम देखते हैं पेंशन को ही डिटेल में। पेंशन होती है 2 तरह की होती है, कम्यूटेड होती है, अनकम्यूटेड होती है। कम्यूटेड जो है, अनकम्यूटेड फुली टैक्सेबल होती है, कम्यूटेड एग्जेम्प्टेड होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, पार्टली टैक्सेबल होती है दूसरों के लिए। पार्टली टैक्सेबल में सिंपल सी बात है, अगर आपको ग्रेच्युटी मिल रही है तो आपकी जो है हाफ ऑफ पेंशन, 1/3 ऑफ पेंशन जो है
वो कम्यूट किया जाएगा, और अगर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो आपकी पेंशन 1/2 जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेच्युटी क्या होता है। अब ग्रेच्युटी बेसिकली क्या होता है, ये एक जैसा कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि एम्प्लॉयर कुछ पेमेंट कर रहा है अपने एम्प्लॉय को एज एन एप्रिसिएशन की जो उसने इतने साल अपने एम्प्लॉयर को दिए हैं। ठीक है, सो एक वॉलंटरी पेमेंट है इन एप्रिसिएशन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द एम्प्लॉय। और इस केस में अगर एक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रही है तो वो एग्जेम्प्ट होती है। जैसे कि ये चीज़ को याद रखना, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अगर ग्रेच्युटी मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट होती है, कम्यूटेड पेंशन मिलती है वो भी एग्जेम्प्ट होती है। और बाकी केस में जो ग्रेच्युटी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि वो ग्रेच्युटी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंडर मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसमें आपसे क्योंकि कैलकुलेशंस नहीं मांगी जाएंगी तो आपको एक जो अमाउंट याद रखनी है वो ये है कि ग्रेच्युटी के लिए जो एक अमाउंट फिक्स किया गया है वो है 20 लाख रुपीज का, जो एक्ट के अंदर प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट यही है जो एम्प्लॉयज के लिए ग्रेच्युटी में कवर नहीं हो रहा उसके केस में क्या है, तो यहाँ पे जो अमाउंट है 20,000 की वो हमारी सेम ही है। इसके बाद आता है टैक्सेबिलिटी ऑफ एडवांस सैलरी। अगर आपको कोई एडवांस सैलरी मिल रही है तो वो भी टैक्सेबल होगी जैसे कि एरियर होता है। फिर आता है लीव इनकैशमेंट। लीव इनकैशमेंट का मतलब है कि एम्प्लॉयज के पास जो लीव है जिनको वो इनकैश करवाता है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी इनकम टैक्स एक्ट में। सबसे पहले ये है कि अगर आप ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस लीव ले रहे हैं तो वो टैक्सेबल है। जैसे कि लोग जो है अर्न लीव ले रहे हैं, वो ऑफिस नहीं जा रहे हैं, वो छुट्टी पे हैं, 10 दिन वो नहीं गए, ये ले लिया तो उससे भी उनको इनकम मिल रही है, तो वो जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स उनको देना पड़ेगा। और लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के टाइम पे ईएल ले रहे हैं, अपनी लीव को इनकैश करवा रहे हैं, तो वो एग्जेम्प्ट होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लीव इनकैशमेंट है मैक्सिमम 30 डेज पर ईयर के हिसाब से ही एग्जेम्प्ट होगा, और इसीलिए गवर्नमेंट जॉब्स में जो आपकी ईएल है वो साल में 2 बार 15-15 करके 30 डेज की ही क्रेडिट किया जाता है। फिर लीव इनकैशमेंट के केस में एग्जेम्पशंस कहाँ मिलती हैं, कौन से सेक्शन में, वो याद रखना है, विच इज 1010AA। पेंशन के केस में हमने देखा इट वाज 1010A। ठीक है, इसमें कैलकुलेशंस में हम नहीं जाएंगे, आपको वैसे पढ़ना तो आप ये पढ़ सकते हैं। आपको इसमें जो याद रखना है वो ये है कि जो लीव इनकैशमेंट की मिनिमम अमाउंट फिक्स है दैट इज 3 लाख, और ग्रेच्युटी में कितनी थी ये 20 लाख रुपीज, राइट। अच्छा, नेक्स्ट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे आपका ये है कि अगर गवर्नमेंट कोई प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रही है और वो 12% आपकी बेसिक सैलरी से ज़्यादा है, तो वो जो एक्स्ट्रा परसेंटेज की अमाउंट होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी आपके लिए। तो आपका जो इसमें एमसीक्यू बनता है वो ये है, प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशन कितने परसेंट से ज़्यादा माना जाएगा। अच्छा, इसके केस में ये भी होता है कि अगर इंटरेस्ट जो मिल रहा है उस प्रोविडेंट फंड के ऊपर वो 9.5% से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक एमसीक्यू आपका 9.5% के साथ भी जो है वो बन सकता है। फिर है जो हमारा एनपीएस पेंशन फंड में जा रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है वो आपको मालूम होना चाहिए कि 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, और प्राइवेट के केस में ये 10% तक है, राइट। फिर हमने जो सैलरी का टेबल देखा था उसमें हमने पहले देखा 17(1) के अंदर सैलरी को डिफाइन किया था, हमने सैलरी की सारी चीजें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट हमने देखा था उसमें अलाउंसेस थे, तो अब हम देखते हैं अलाउंसेस क्या होते हैं। अलाउंसेस मतलब कोई भी पैसा जो कि एम्प्लॉयज को रिसीव कर रहे हैं अपने कुछ स्पेसिफिक खर्चों को मीट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता था, हमें ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, डेयरनेस अलाउंस मिलता है, वो कुछ खर्चों को मीट करने के लिए होता है। जैसे डीए होता है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो उसके हिसाब से हमारी जो सैलरी है वो भी बढ़े, उसलिए होता है। ठीक है, फिर अलाउंसेस जो है हमारे ये 3 तरह की होती हैं। एक होता है जो कि फुली टैक्सेबल है, दूसरा अलाउंसेस जो कि एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्टेड में आगे 2 तरह के हैं कि अमाउंट के बेसिस के ऊपर या फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर के ऊपर, और तीसरा जो कि फुल्ली ही एग्जेम्प्ट आ जाते हैं। अब हम इनको डिटेल में देखते हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस आपको याद रखना है, ये एक लिस्ट है, इसमें से आप इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए कि डियरनेस अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस,
ये सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल है। ये जितना मिलेगा उतने के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई छूट नहीं है। एक आपने स्टार्टिंग में जब देखा होगा ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शंस कर रहे थे, तो एडिशनल अलाउंस को हमने डिडक्ट किया था 16(2) के अंदर। तो ये डिडक्टेबल है, लेकिन एक बार ये पहले ऐड हो जाता है, और जो डिडक्शन भी मिलती है इसकी वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है। ठीक है। पार्शली जो बेस्ड ऑन अमाउंट है, उसमें जो हमारे लिए रेलिवेंट है वो है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो कि 100 रुपीज़ पर मंथ है फॉर 2 चिल्ड्रन, और हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज़ पर मंथ अगेन फॉर 2 चिल्ड्रन। और अगर कोई डिसेबल्ड एम्प्लॉय है उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है, जिसकी अमाउंट है 3200 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। तो आपको ये एमसीक्यू से बन सकते हैं कि चिल्ड्रन अलाउंस कितना है, हॉस्टल कितना है, डिसेबल्ड एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है, तो वो हो जाएगा। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट है एचआरए एग्जेम्पशन। एचआरए जितना भी मिल रहा है उसको हमने 3 चीज़ों के साथ कंपेयर करना है। जो भी उसमें से कम वैल्यू होगी वो आपकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, और उससे ज़्यादा आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। पहला तो है कि एचआरए जितना मिल रहा है वही एज इट इज। दूसरा है कि आप कितना रेंट पे कर रहे हैं, माइनस 10% आपकी जो बेसिक सैलरी की, जिसके अंदर डीए भी आता है। और तीसरा है आपका बेसिक सैलरी का 50% या 40%। 40% अगर आप नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हैं, ठीक है। 50% रेट है आपका मेट्रो सिटीज का। तो आपको ये याद रखना है कि मेट्रो सिटीज में जो एचआरए है 50% ऑफ बेसिक सैलरी की छूट है, और हमारे केसेस में जो नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है वहाँ पे ये 40% है। ठीक है। और रेंट से कितना माइनस होगा, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। ये अमाउंट भी याद रखना आप, परसेंटेज। राइट। नेक्स्ट है एग्जाउंसेस, जो कि पूरे के पूरे जो है एग्जाम्प्ट है एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेसिस के ऊपर। वो जैसे कि ट्रैवलिंग अलाउंस। अब जो अगर कोई फील्ड पार्टीज हैं वो जा रही हैं ऑडिट करने के लिए, तो उनको टीए मिलता है, जैसे पहले 750 रुपये मिलता था। तो अगर आप अपना बिल जो है 750 तक का दे देंगे तो आपको उसका पूरा रिइंबर्समेंट हो जाएगी, और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका बिल जो है 1000 रुपए का है तो भी लिमिट 750 की ही मानी जाएगी। अगर 500 का है तो ऑब्वियसली आपको 500 रुपए ही पे किए जाएंगे। तो ये आपके एक्चुअल एक्सपेंडिचर की बेसिस के ऊपर होता है। तो ये 5 ही हैं, तो आप इसको याद रखना कि ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, साइंटिफिक रिसर्च अलाउंस। राइट। फिर हमने देखा था कि थर्ड टाइप ऑफ अलाउंस है जहाँ पे अलाउंसेस दैट इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। तो ये नॉर्मली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो भी अलाउंसेस दिए जाते हैं वो एग्जेम्प्ट होता है, या फिर यूनाइटेड नेशंस यूएन एम्प्लॉइज को जो अलाउंसेस मिलते हैं वो एग्जेम्प्ट होता है। अब जो नेक्स्ट देखा था परक्विजिट, वो सेक्शन कौन सा था, 17(2). ये सेक्शन जरूर याद रखना। और परक्विजिट्स होते क्या हैं, जो कि बेनिफिट्स आप रिसीव करते हैं आपके एम्प्लॉयज के थ्रू। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट परक्विजिट्स हमारे कौन कौन से हैं। एक है रेंट फ्री अकोमोडेशन। आपको कोई घर मिल रहा है, खाली मिल रहा है, अनफर्निश्ड है ये, मतलब कि आपको खाली घर दे दिया, आपने फर्नीचर खुद से डालना है, उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। अगर फर्निश्ड है तो कैसे होगी। अगर एम्प्लॉय की कोई ऑब्लिगेशन को एम्प्लॉयर मीट कर रहा है, जैसे कि आपको गार्डनर दे दिया, आपका गैस फैसिलिटी दे दी, टेलीफोन फैसिलिटी का कैसे पर्क्स होंगे, आपको खाना फ्री में मिल रहा है ऑफिस में तो उसको कैसे टैक्स लगाया जाएगा, आपको कोई मूवेबल एसेट्स दे दिया यूज करने के लिए तो कैसे होगा, ट्रांसफर कर दिया, आपको कोई लोन मिल रहा है, या एलटीसी। तो ये सारी चीजें जो है पर्क्स में आती हैं। ये सब देखो, आपको सैलरी नहीं मिल रही है बट आपको कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। राइट। तो सबसे पहला है रेंट फ्री अनफर्निश्ड और फर्निश्ड अकोमोडेशन का, जो हमने देखा था। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में आपकी जो टैक्सेबल होती है वो होती है लाइसेंस फीस, वो हमेशा याद रखना। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो उनका खुद का घर होगा जिसको उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को दिया होगा, या उन्होंने खुद हायर किया होगा। अगर तो हायर किया होगा तो जो भी 15% ऑफ सैलरी जैसे रेंट पेड, जो भी इसमें से कम वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है। इसमें है कि अगर अकोमोडेशन को एम्प्लॉयर ओन करता है तो उस केस में कैसे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे आपने देखना है कि वो जो घर है वो कौन सी जगह पे है, उसकी पॉपुलेशन क्या है। जैसे कि 25 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो 15%, 10 लाख से कम है तो 7.5%, इन दोनों के बीच में है तो 10%। तो ये ना आपका एमसीक्यू भी बन सकता है, जहाँ पे वो एक सिंपल पूछेंगे
ये लाइन लिख देंगे कि 25 लाख से ज़्यादा अकोमोडेशन है तो कितने परसेंट की सैलरी जो है वो चार्ज किया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है फर्निश्ड अकोमोडेशन है, आपको फर्नीचर वगैरह के साथ घर मिला है तो उसका कैसे टैक्स लगाएंगे। सिंपल है, जो भी अगर ओन किया हुआ है तो जो भी जितने की वैल्यू है उसका 10% लग जाएगा। जैसे कि अगर 1 लाख का फर्नीचर लगाया हुआ है तो इसका 10% जो है मतलब 10,000 रुपये आपके सैलरी में जो है वो जोड़ दिया जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपसे इसे कुछ चार्ज भी कर रहे हैं वो तो उसकी वैल्यू माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर वो रेंट पे लिया है तो जितना भी रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर वो आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, अगर एम्प्लॉय के ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर मीट कर रहा है, वही है कि आपको बिजली का बिल वो भर रहा है, गार्डनर का बिल आपका एम्प्लॉयर भर रहा है, आप बच्चों का एजुकेशन आप ऐसे ले रहे हैं, तो ये पढ़ लेना। इसमें कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि अगर एम्प्लॉयर कोई एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन को मीट कर रहा है वो भी सैलरी का पार्ट माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटीज। अब सब लोग जो है अपने मेडिकल बिल्स को सबमिट करते हैं, उसको रीइंबर्समेंट ले लेते हैं, तो क्या वो आप अपनी रिटर्न में दिखाते हैं? नहीं दिखाते हैं, राइट। तो यही है कि मेडिकल फैसिलिटी अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ले रहे हैं या फिर आपका एम्प्लॉयर ऑन हॉस्पिटल से ले रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट है। और बाकी केसेस में मेडिकल के ऊपर 15,000 रुपए तक की छूट है और उसके बाद उसके जो है टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बस यही याद रखना है कि कितनी अमाउंट के ऊपर टैक्स है, 15,000। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये एग्जाम्प्ट है। और एक ये है कि अगर फॉरेन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उस केस में ट्रेवलिंग का खर्चा आपको तभी रीइंबर्स एग्जाम्प्ट होगा अगर जो आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2 लाख से कम होगी। अगर 2 लाख से ज़्यादा होगी तो ट्रेवलिंग का कोई आपको खर्चा नहीं एग्जाम्प्ट किया जाएगा, बस ट्रीटमेंट और स्टे का होगा जो कि आरबीआई जो है वो डिसाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टेलीफोन फैसिलिटी एग्जाम्प्ट है सभी केसेस में, गवर्नमेंट या प्राइवेट दोनों, राइट। फिर है फ्रिंज बेनिफिट्स। अब जैसे कि आपको ऑफिस आवर्स में एम्प्लॉय खाना देता है, प्रोवाइड करता है, तो अगर खाने की वैल्यू आपको 50 रुपीज़ पर मील है टोटल वैल्यू तो वो एग्जाम्प्ट है। अगर 50 से 60 हो जाएगा तो 10 रुपए के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। ब्रेकफास्ट स्नैक्स वगैरह चाय पी रहे हैं आप ऑफिस में तो वो एग्जाम्प्ट है आपका। फिर नेक्स्ट है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब क्या है कि आपको कुछ एसेट दे दिया यूज करने के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको जो है टैक्स देना, मतलब वो टैक्सेबल हो जाएगा उसकी जो 10% की वैल्यू है या फिर जो भी रेंट पे किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि ये यूज की बात कर रहा है और यूज में लैपटॉप और कंप्यूटर अगर ऑफिस प्रोवाइड कर रहा है अपने एम्प्लॉयज को यूज करने के लिए तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स। पहले हमने देखा यूज ऑफ। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट्स में क्या किया गया है कि अगर आपको वो जो कंप्यूटर यूज करने के लिए दिया था आपको ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया, तो उस केस में उसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन देखा जाएगा, उसकी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकाल के जो वैल्यू आपने पे किया है उसके ऊपर जो डिफरेंस आएगा वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो एमसीक्यू के लिए याद रखना है वो ये है, कंप्यूटर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन 50% है, कार दिया है तो उसके ऊपर 20% है, बाकी किसी भी तरह के एसेट के ऊपर 10% है, ठीक है। एक तो ये 3 रेट्स याद रखना, 50, 20, 10 फॉर कार, फॉर कंप्यूटर्स एंड अदर एसेट्स। और एक इसमें ये भी है कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर है और जो बाकी है ये डब्ल्यूडीवी के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन्स। बेसिकली कई बार आपको जो एम्प्लॉयर है उससे लोन भी मिल जाता है तो उसको भी हम एक पर्क के तौर पे मानेंगे, प्रोवाइडेड वो जो लोन की वैल्यू है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो एक एमसीक्यू यही है कि इनकम टैक्स एक्ट में वो लिमिट कितनी है लोन की, दैट इज 20,000 रुपीज़। और यहाँ पे टैक्सेबिलिटी किस चीज़ की होगी, वो ये है कि अगर आपको एम्प्लॉयर से 3% के ऊपर जो है वो रेट लोन मिला है लेकिन एसबीआई का जो रेट है वो 9% है, तो ये जो डिफरेंस है ना 6% का, उसके वो जो है वो उस रेट के ऊपर इंटरेस्ट निकाल के वो आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बैंक का नाम याद रखना कि एसबीआई है और जो अमाउंट है वो 20,000 रुपीज़ की है, राइट। एलटीसी जो है वो अगर आप जो है 4 कैलेंडर ईयर्स में 2 जर्नीज करती है तो उसके ऊपर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी जो भी खर्चा आप उसका ले रहे हैं, ठीक है। फिर एक है मोटर कार हायर्ड बाय एम्प्लॉयर। मोटर कार में आपने बस जो यही याद रखिएगा कि मोटर कार अगर आपका जो एम्प्लॉय है वो खर्चा कर रहा है
अगर वो जो कार है वो एम्प्लॉयर की है, लेकिन उसका खर्चा सारा एम्प्लॉय कर रहा है और वो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कर रहा है तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। पर्सनल पर्पस के लिए कर रहा है तो एम्प्लॉयर की इनकम में कॉस्ट ऑफ एसेट 10% ऐड हो जाएगा। अगर आपकी कार जो 10 लाख की है तो 1 लाख रुपए वो ऐड हो जाएंगे एम्प्लॉय के खाते में। और अगर वो दोनों कैपेसिटी से यूज कर रहा है, पार्टली ऑफिशियल और पार्टली पर्सनल, तो हमने देखना है कि इंजन की कैपेसिटी क्या है कार की। अगर वो 1.6 लीटर से कम है तो 600 रुपए कार का पर मंथ और 900 रुपए ड्राइवर का ऐड हो जाएगा। और अगर 1.6 लीटर से ज़्यादा है तो ये 900 और 900 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर ये यहाँ पे खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो ये जो रेट्स थे हमारे 6 लीटर वाला तो ये सेम ही रहेगा। यहाँ पे रेट 3 गुना हो जाएगा 1800 और यहाँ पे 2400 हो जाएगा। जो ड्राइवर है उसका 900 जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था सैलरी में, वो था प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो वो हमने देखा था कौन से सेक्शन में था, वो था 17(3) में। इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब क्या है कि सैलरी के बदले आपको क्या मिल रहा है आपके एम्प्लॉयर्स के थ्रू। तो बेसिकली ये है कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको टर्मिनेट कर दिया और उसके बाद आपको कुछ पेमेंट कर दिया एज अ कंपनसेशन, तो वो आपकी सैलरी हेड के अंदर ही कवर होगा। या फिर आपको कोई प्रीवियस एम्प्लॉयर से कुछ पैसा मिल रहा है वो आ जाएगा। आपको कुछ भी लमसम पेमेंट हो रही है, आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी एम्प्लॉयर ने, उसका पैसा आपको मिल रहा है, तो कोई भी चीज जिसकी वजह से आपको बेनिफिट हो रहा है अपने एम्प्लॉयर से, वो सारा का सारा इस हेड में कवर हो जाएगा, जो कि है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है। अब हमने देख लिया कि हमारी सारी सैलरी आ गई, ग्रॉस सैलरी आ गई। अब इसमें से कुछ डिडक्शंस भी हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। पहली डिडक्शन है आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरी है एंटरटेनमेंट अलाउंस, तीसरी है प्रोफेशनल टैक्स। इन तीनों को माइनस करके आपकी आ जाएगी इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड सैलरीज। ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारी इस वक्त है 50,000 रुपए की। सेक्शंस आप इनके याद कर लेना, एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2), प्रोफेशनल टैक्स 16(3), स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a). ठीक है। अब एंटरटेनमेंट अलाउंस में यह है कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, प्राइवेट एम्प्लॉय को अगर एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। गवर्नमेंट को मिलता है तो उस केस में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है वैल्यूज 5,000 रुपए, 20% ऑफ सैलरी, या फिर जो एक्चुअल अमाउंट रिसीव किया गया था। ठीक है। आई एम रिपीटिंग दिस, 5,000 रुपीज या 20% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल अमाउंट जो आपको मिल रहा है। ठीक है। मान लीजिए आपकी जो सैलरी है वो 1,20,000 की है, तो 20% कितना हो जाएगा इसका, 24,000 रुपए। एक्चुअल आपको 6,000 मिल रहा था और गवर्नमेंट की लिमिट 5,000 है, तो इस केस में आपकी एग्जेम्पशन कितने की आएगी, वो आएगी 5,000 रुपीज। राइट। नेक्स्ट है प्रोफेशनल टैक्स। प्रोफेशनल टैक्स बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कहती हैं कि हमें भी इतनी पावर होनी चाहिए टैक्सेस लगाने के लिए इनकम के ऊपर। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लिमिट स्पेसिफाई कर दिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती है, जिससे मैक्सिमम अमाउंट 2,500 रुपए होगी। तो अगर वो स्टेट ऐसे वो टैक्स लगा रही हैं तो उसकी डिडक्शन जो है वो एम्प्लॉय को मिल जाएगी जब वो फाइनली अपना इनकम टैक्स को कैलकुलेट करेगा। ठीक है। तो आपको एक अमाउंट होता है कि प्रोफेशनल टैक्स कितना मैक्सिमम लग सकता है, 2,500 पर एनम लग सकता है, और सेक्शन है आपका 63। राइट। तो ये अब हमारा फाइनल कॉम्पिटिशन है सैलरी का कि हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहला हमारा आ गया कि सैलरीज में क्या क्या हम ऐड करते हैं, सैलरी, पेंशन, एंट्री, बोनस, ग्रेच्युटी, लिविंग कैश में कमिटेड पेंशन, ये सारा हम पढ़ते हैं 17(1) के अंडर। फिर हम इसमें वर्क्स वगैरह जो है और जो प्रॉफिट इन ऑफ सैलरी है जो कि 17(2) और 3 में था वो कर लेते हैं। कंट्रीब्यूशन जो आपका आ गया वो सारा कुछ करके ग्रॉस सैलरी आ गई। फिर हम इसमें से डिडक्शन करते हैं जो कि सेक्शन 16 में दी हुई है। 3 तरह की डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और एम्प्लॉयमेंट टैक्स। और इसके बाद हमारी जो इनकम है वो सैलरी हेड के अंदर आ गई। राइट। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर सैलरीज के ऊपर, जिसमें मैंने फास्ट फॉरवर्ड में सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की कोशिश किया है। ये आपके क्विक रिवीजन के लिए भी है और इसमें एमसीक्यूज भी बताए हैं कि क्या क्या आ सकते हैं, जिनको हम फर्दर लेक्चर्स में प्रैक्टिस भी करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है देख के तो आप प्लीज़ इसको थम्स अप दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे के जो लेक्चर्स हैं वो पता चल जाए।
और इस तरीके से हम हमारे जो नॉलेज है उसको हम कंटिन्यू कर सकते हैं आगे भी स्प्रेड करने के लिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। टिल देन, थैंक यू।